मनोविज्ञान का, तो इस क्रम सर, में इस कहीं भी नहीं मिलता है। दोनों लगाना। कैमरा को वो कर दीजिए, कैमरा अपने साइड घुमाइए ना, इसमें तो सामने दिखेगा। दिखाइए दिखाइए। हाँ, अब ऐसे लगाइए, उधर से उधर से। सर उसमें देखिए ना, जितने लोग आस पास पूछेंगे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें ऑटो ज्वाइन का ऑप्शन नहीं है? नहीं सर, ये गूगल मीट में हो रहा है। नहीं गिरेगा। स्क्रीन फुल नहीं आ रहा है, दिख रहा है देखो ना सर, दिख रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन वो कर रहा है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, बीच में देखूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। यस सर। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से लेके ये बंद करें। ये फील्ड दुरुस्त पड़ेगा। और घुमाते रहिए एक बार। मैं बता रहा था कि आपके सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो शैक्षिक मनोविज्ञान का है, दूसरा है आकलन और मूल्यांकन, तीसरा है शैक्षिक अभिवृत्ति। तो हम अभी देखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। इसका बेसिक देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, उसके बाद इसमें देखेंगे आकलन और मूल्यांकन क्या होते हैं, और फिर लास्ट में देखेंगे शैक्षिक अभिवृत्ति। वैसे जो आप लोग जो मेरा वो वाला बैच कर रहे हो, तो ये बैच करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपको ना फिर से दूसरे अध्याय में मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप बैठना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ सकते हैं। अगर नहीं भी बैठता है तो उस जो बैच है उसमें कवर हो जाएगी सारी चीज़ें, उसके लिए कोई दिक्कत वाली आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कुछ छूट भी रहा होगा उसमें मैं कवर करा दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास करके करा दूंगा। एक और बैच चल रहा है जो सहायक शिक्षक का, वो इस मंथ के शुरू से चल रहा है, लगभग 8 तारीख से स्टार्ट हुआ था। वीडियो भी बन रहा है, वो भी हो रहा है। हाउ ए देरी ना बता दो, हो गया। हेलो, हाँ हो गया। हाँ हो रहा है। केमिस्ट्री बायो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को या शैक्षिक मनोविज्ञान को समझने से पहले हम शिक्षा शब्द का अर्थ समझते हैं। शिक्षा है क्या? शिक्षा शब्द का अर्थ कई अर्थों में लिया जाता है। शिक्षा का एक लिया जाता है सब कुछ सामान्य अर्थ, शिक्षा है क्या। दूसरा लिया जाता है शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकुचित रूप में शिक्षा है क्या। फिर हम उसको व्यापक अर्थ देखते हैं कि शिक्षा व्यापक रूप में है क्या। अंत में हम यह देखते हैं कि शिक्षा वास्तव में है क्या। तो हम इसके सभी रूप पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं शिक्षा का सामान्य अर्थ है क्या। सामान्यतः हम अगर किसी विद्यार्थी से पूछें कि आपने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की है, तो वो कहेगा मैंने बीएससी बॉटनी से किया है, या मैंने एमए हिंदी किया है, या मैंने एमए इंग्लिश किया है। यानी कि शिक्षा में क्या चीज़ होता है, एक विषय होता है। विषय के साथ साथ ये आपके ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है कि फलाना विषय आपने एमए की डिग्री की है या बीए की डिग्री की है। यानी कि किसी विषय में आपने दक्षता प्राप्त की है, प्लस उसमें क्या है, आपके ज्ञान को इंगित कर रहा है कि आप विषय में दक्ष होने के साथ साथ आपके पास उससे संबंधित ज्ञान है। तीसरी चीज है कि जब आप विषय का ज्ञान लेते हैं या किसी विषय में पारंगत होते हैं, इसके साथ साथ एक प्रक्रिया चलती है। यानी कि जैसे आप 5वीं पढ़े तो 5वीं का सिलेबस अलग था, 10वीं पढ़े तो 10वीं का सिलेबस अलग था, आप एमए में आए तो एमए का सिलेबस अलग था। यानी कि शिक्षा में क्या होता है कि एक अनवरत प्रक्रिया है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो, हाँ भैया, हाँ
एक्सेप्ट करते जाइए ना। हाँ तो हो तो तो गया। भैया साथ में है ना, मैं अभी। आएगा तब तो। हाँ ठीक है ना। Ask client. हाँ ठीक। ये भी बड़ा दिक्कत है। तो हम क्या कह रहे थे कि जो शिक्षा में क्या होती है, विषय होता है, उसमें ज्ञान होती है, और तीसरा होता है एक प्रक्रिया। एक प्रक्रिया के अधीन हम किसी भी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। यानी कि आपने एक प्रोसेस को एक प्रोसेस चली, जिससे आप 5वीं पढ़े, 10वीं पढ़े, 12वीं में आए, फिर आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। यानी कि शिक्षा में तीन चीज़ों का समावेशन होता है: ज्ञान का, विषय का और प्रक्रिया का। ये तीनों मिलाकर हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए जो प्रयास किया जाता है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का ये सामान्य अर्थ हो गया। अगर शिक्षा शब्द का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शिक्षा है क्या? शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु यानी कि उसके इनका मूल है, वहां से इनका जन्म हुआ है, शिक्ष धातु से। इसका अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना। शिक्षा का ही एक पर्यायवाची शब्द होता है, जिसे कहा जाता है विद्या। विद्या से ही क्या शब्द बना है? विद्वान। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक विषय में पारंगत हो, दक्ष हो, कौशल हो, तब हम उसे क्या कहेंगे कि फलाना व्यक्ति एक विषय का विद्वान है। वो संस्कृत का विद्वान है, हिंदी का विद्वान है, या केमिस्ट्री का विद्वान है, बॉटनी का विद्वान है। तो विद्वता और शिक्षा में यह अंतर होता है, विद्वान किसी एक विषय का हो सकता है, लेकिन शिक्षा समग्र चहुमुखी विकास को या समग्रता को इंगित करता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का समग्रतापूर्ण विकास हुआ है, तब हम उसे कहेंगे कि उन्होंने इस विषय में शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन विद्वान कहने से या विद्या प्राप्त करने से वो किसी एक क्षेत्र को दिखाता है, इंगित करता है। ठीक है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी की एजुकेशन शब्द से बना है। एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है एजुकेशन, लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से बना है। एडुकेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विद्या अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कहीं से भी ज्ञान को अर्जन करता है, तब हम उसे कहते हैं एजुकेशन। यह हो गया शिक्षा का सामान्य अर्थ, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि इसमें दो पार्ट में बाहर देता हूँ, जल्दी भर जाता है व्हाइट बोर्ड। शिक्षा का हम पहले संकुचित अर्थ देखते हैं, शिक्षा है क्या। संकुचित अर्थ में जो शिक्षा का अर्थ है, उसे ही औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ये परिभाषित शब्दावली है शिक्षा शास्त्र की। औपचारिक शिक्षा यानी कि संकुचित शिक्षा, वह शिक्षा जिसे हम किसी निश्चित वातावरण में विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थानों या किसी भी स्थान पर बैठकर अर्जित करते हैं, जिसमें एक अध्यापक होता है, एक शिक्षक होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होती है, निर्धारित शिक्षण पद्धति होती है, मूल्यांकन होता है, परीक्षाएं होती है, उसे कहा जाता है संकुचित शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा। ये शिक्षा किसी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, स्कूल में, किसी लेक्चर हॉल में, कहीं भी दिया जा सकता है। यानी कि एक निश्चित वातावरण होता है, बनी हुई वातावरण में जो हम अर्जित करते हैं, उसे कहा जाता है संकुचित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। ड्रेवर ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार, इसका हम एक निश्चित दिशा में विकास करते हैं। यानी कि बालक के चरित्र, ज्ञान एवं व्यवहार का एक निश्चित दिशा में जो हम उनका विकास करते हैं, उसे कहा गया है औपचारिक शिक्षा। हेलो हेलो, हाँ भैया। मेरे को ना अपना माइक को म्यूट करने के लिए बोलिए। माइक को म्यूट कर दो जो। हाँ ठीक है, देखो देख रहे हैं।
तो देखना भी आप माइक को ऑफ कर लो जिसका ऑन है। गूगल मीट से ही हो रहा ऑनलाइन, तो सीधे उन लोग पूछ सकते हैं, उन लोग नहीं, ये बोल सकते हैं, जो नहीं देखो, पहले जो ऐप वाला था वो बंद हो गया है क्या? वो ठीक था। करो मत करो। नहीं, ऐसा क्वेश्चन वोश्चन करेंगे तो क्लास में प्रॉब्लम होगा ना। हाँ, आप ऑनलाइन वाले भी बैठेंगे साथ, ऑफलाइन वाले बैठेंगे तो एक साथ नहीं हो पाएगा ऐसे। चुपचाप सुनेंगे तब बनेगा। माइक ऑफ करने के लिए बोलिए ना। इधर सुनेंगे ऑनलाइन वाले, अपना माइक सब लोग ना बंद रखेंगे, यहाँ क्लास में परेशानी हो रही है तो सब लोग अपना माइक जो है म्यूट करके रखेंगे। या फिर ये सिस्टम से वो रहता है ना, तो इसमें सबको म्यूट कर सकते थे वहाँ बैठे बैठे। तो हम लोग यहाँ थे, शिक्षा का हम लोग संकुचित अर्थ देख रहे थे, यानी कि वह शिक्षा जिसमें औपचारिक रूप से किसी विद्यालय या महाविद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थियों को एक निश्चित पाठ्यक्रम का जो अध्यापन कराया जाता है उसे कहा जाता है संकुचित शिक्षा। इसके संबंध में ड्रेवर की परिभाषा बताया कि एक निश्चित दिशा में जो है बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार के विकास के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, एक निश्चित दिशा में जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शिक्षा का दूसरा रूप, वो है अनौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा का व्यापक स्वरूप कहा जाता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या क्या है? व्यापक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा, ये जस्ट इसके उल्टा है। पहली विशेषता यह है कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि बालक जब किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है उससे पहले ही उसकी ये शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, और विद्यालय छोड़ने के बाद भी मृत्यु तक ये शिक्षा जो है अनवरत रूप से, निरंतर रूप से चलती रहती है। यानी कि वह शिक्षा जिसमें किसी भी प्रकार का निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार की शिक्षण विधियां नहीं होती। हम अपने समाज से, वातावरण से, घर परिवार, आस पड़ोस, जहाँ रोड में चलते हुए जहाँ से भी कुछ ग्रहण करने को मिल जाता है, जो सीखते हैं उसे कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का परिभाषा देते हुए मैकेंजी ने कहा था कि अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जीवन से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है और उसके ज्ञान में भंडार करती रहती है। क्या बोला था कि औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और उसके ज्ञान के भंडार में निरंतर वृद्धि करती रहती है। यानी कि हम कहीं भी से जो भी सीखते हैं इसके लिए किसी निश्चित वातावरण की आवश्यकता नहीं है, निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, कोई भी शिक्षण प्रणाली, शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपने मोबाइल चलाना सीखा, साइकिल चलाने सीखा, या आपने ड्राइविंग करना सीखा। आजकल ड्राइविंग के लिए जो ड्राइविंग स्कूल भी होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कई चीज़ें होती है जिसके लिए अलग से किसी भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती और हम सीख जाते हैं। वो कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से, परिवार से, आस पड़ोस से, वातावरण से, मित्र से, किसी से भी सीख सकते हैं। यानी कि हम किसी भी प्रकार के जो सीखते हैं उसे कहा जाता है शिक्षा का अनौपचारिक रूप या शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, तो हमने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पहले सामान्य अर्थ देखे, फिर शाब्दिक अर्थ देखा, संकुचित अर्थ देखा और व्यापक अर्थ देखा। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक सामान्यीकरण कर सकते हैं, जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि शिक्षा वह है जो हम विद्यालय में भी प्राप्त करते हैं और घर में भी प्राप्त करते हैं। यानी कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत चलती रहती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में निश्चित परिवर्तन करने के लिए, उनके ज्ञान में, उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जो प्रयास किया जाता है अध्यापक के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा या हमारे बड़ों के द्वारा, वो सब शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शिक्षा वास्तव में है क्या। शिक्षा की कुछ विशेषताएं देखते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। पॉइंट आप लोग लिखते जाएंगे ताकि ऐसे घिसटते रहे ना।
शिक्षा की कुछ वास्तविक अर्थ समझने के लिए हम पहले पॉइंट अनुसार इनको देखते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति कहते हैं कि हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं या सामाजिक शास्त्र में पढ़ते हैं कि व्यक्ति का जन्म समाज में होता है, समाज में ही उनकी मृत्यु होती है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समाज में रहता है। समाज से तात्पर्य है उनके आस पड़ोस, परिवार, उनके आसपास के वातावरण, यानी व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी के द्वारा जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने गुरु के द्वारा, आस पड़ोस में या किसी व्यक्ति के द्वारा। तो ये सब शिक्षा की पहली विशेषता कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरी शिक्षा की विशेषता है शिक्षा अनवरत चलती है, निरंतर। शिक्षा कभी रुकती नहीं है, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है, अनवरत होती है। हो सकता है कि इसकी गति में कभी तीव्रता आ जाए और कभी मंदता आ जाए, लेकिन रुकेगा नहीं, चलता ही रहता है। जैसे कि कभी आप लोगों को आपके सामने पढ़ने की जरूरत आई तो आपकी सीखने की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी, और अगर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती तो आप आराम से बैठे रहते, किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। तो लेकिन अनवरत किसी न किसी प्रकार से जो है शिक्षा वो है चलती ही रहती है। शिक्षा को हम विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो विकास हो रहा है वो शिक्षा की ही एक प्रक्रिया है, किसी न किसी प्रकार से उनका मानसिक विकास हो रहा है। तो हम शिक्षा को विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं। शिक्षा जो है आत्म अभिव्यक्ति है, व्यक्ति शिक्षा के द्वारा मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे इस समाज में करना क्या है, इसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। शिक्षा आत्म अभिव्यक्ति है। इसके साथ ही साथ शिक्षा आत्म अनुभूति है। व्यक्ति शिक्षा से ही जान सकता है कि मेरा उद्देश्य क्या है इस जीवन का, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे शिक्षक बनना है तो क्यों बनना है, शिक्षक नहीं बनना है तो क्यों नहीं बनना है। यानी कि ये सब क्या है, आत्म अनुभूति है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें औपचारिक शिक्षा है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि अध्यापक रहेंगे, छात्र रहेंगे और उनका पाठ्यक्रम या सीखने का कोई भी सामग्री है वो रहेगा, यानी कि त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह हो गया औपचारिक शिक्षा में। अनौपचारिक शिक्षा में छात्र तो रहेंगे ही, अध्यापक के जगह समाज रहेगा या आसपास के वातावरण रहेंगे, और पाठ्यक्रम की जगह रहेगा ज्ञान। यानी कि दोनों परिस्थिति में शिक्षा क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो महान विद्वानों ने दिए हैं, जिससे हम शिक्षा को बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि आत्मज्ञान। अनौपचारिक शिक्षा में समाज रहेगा, छात्र तो रहेंगे, पाठ्यक्रम की जगह ज्ञान रहेगा। अध्यापक भी रहेगा, अध्यापक नहीं रहेगा, समाज, अध्यापक की जगह समाज या वातावरण रहेंगे। आप इसे समाज कह सकते हैं या वातावरण कह सकते हैं। छात्र और ज्ञान। क्लास लेने से पहले बताया गया था कि कुछ विद्यार्थी बाहर से आए हुए हैं और उनकी जबरदस्त डिमांड है कि कोर्स जल्दी समाप्त करके ये सब खत्म किया जाए। कितने लोग हैं ऐसे? जल्दी चाहिए? एकदम जल्दी भी नहीं है सर, पर क्लास स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे था हम लोग का केमिस्ट्री पे सीडीपी भी पढ़े, लेकिन जल्दी नहीं हो पाता ना। जैसे कि अगर जो फर्स्ट बैच है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, ना तो ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा धीमा है। साथ साथ उनकी जो प्रश्नावली है वो भी तैयार होती जा रही है। बस पढ़ना है, ऐसा था, जल्दी नहीं है। और इस जल्दीबाजी के चक्कर में फिर बाद में आप लोग ना एग्जाम के बाद गालियां देंगे, पढ़ाया और आया कुछ नहीं करके। अब शिक्षा की हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जिससे हम शिक्षा को समझ पाएंगे। शिक्षा की परिभाषा श्रीमद् भागवत गीता में इस प्रकार से दिया गया है। शिक्षा आत्मज्ञान एवं विराट पुरुष का ज्ञान है, यानी कि स्वयं का ज्ञान कि मैं कौन हूँ, और उस विराट पुरुष का ज्ञान यानी कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही शिक्षा है। ये कहा गया है भगवत गीता में। उपनिषद कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्तव्य, यानी कि विद्या वह है जो तुम्हें सारे जंजालों से मुक्त कर दे। दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी कि शारीरिक, मानसिक, वाचिक, सारे प्रकार के भाव बाधाओं से जो मुक्त कर दे,
वही शिक्षा है, ये उपनिषद कहता है। यानी कि हर काल में शिक्षा का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन होता रहा। ये परिभाषाओं से समझ आती है। विवेकानंद कहते हैं कि मानव की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यानी कि व्यक्ति के में जो विकास हो सकता है, जो वो कर सकता है, उसका जितना अधिकतम विकास हो सके वही शिक्षा है। सर इसमें क्वेश्चन कैसे टाइप का होगा जैसे ये तो अभी इंट्रो ही चल रहा है, प्रस्तावना ही चल रहा है। इसमें इस चैप्टर से जो प्रश्न है वो आते हैं परिभाषा से संबंधित और आपकी शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक स्वरूप से संबंधित, कि किस प्रकार की शिक्षा औपचारिक है और किस प्रकार की शिक्षा अनौपचारिक है। ठीक है, ज्यादातर प्रश्न इस चैप्टर से परिभाषा से ही आते हैं। सर परिभाषा का थोड़ा धीरे-धीरे बोलिए ना, नहीं बोल पाते। जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा उसको लिखवा दीजिए क्योंकि सुन रहे हैं निकल जा रहे हैं। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार लिखिए। ठीक है, मैं आता है ना, ये आया है जो इम्पोर्टेंट जो इसमें शिक्षा विद है उन लोग को बस दिखाई ठीक है, जो आईपी है जो आ चुका है वो बता रहा हूँ मैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाला आया है। शिक्षा वह है जो संपूर्ण सत्ता के साथ, शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार लिखेंगे, शिक्षा वह है जो संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देता है। शिक्षा वह है जो संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की सकल देखिए पढ़ने क्या। शिक्षा वह है जो संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देता है। शिक्षा वह है जो संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देता है। यानी कि जैसे व्यक्ति थे वैसे ही उनकी परिभाषाएं थी। जैसे उपनिषद में धर्म की बात कही गई है, गीता में धार्मिक बात कही गई है कि शिक्षा वह है जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराए। उपनिषद यह कहा गया है कि जो सारे जंजालों से मुक्त कर दे। विवेकानंद यह कहते हैं कि व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता का विकास ही शिक्षा है। रविंद्रनाथ टैगोर यह बोल रहे हैं कि समन्वय कर सके अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ, यानी घर, आस पड़ोस के वातावरण, सबके साथ अगर व्यक्ति सामंजस्य बैठा सके वही उनकी शिक्षा है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर भी ऐसे परिवार में पले बढ़े थे, संयुक्त परिवार था इनका। इनके घर में कम से कम 100 सदस्य रहते थे। यानी कि परिवार के सदस्यों के लिए ये ध्यान नहीं दे पाते थे कि आज किसको सर्दी है, किसको बुखार है, किसके पास कपड़े लत्ते की कमी है। यानी कि वे भौतिक रूप से तो बहुत ज्यादा सक्षम परिवार से थे, धनी व्यक्ति थे, लेकिन परिवार का आकार बहुत बड़ा था। तो उनको ऐसी अनुभूति हुई होगी कि शिक्षा वह है जो अपने संपूर्ण सत्ता के साथ, यानी अपने परिवेश के साथ जो है आपको समायोजन करने की शक्ति दे, वही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि लिखेंगे, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना है। एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं फ्रेंडसन, उन्होंने कहा है शिक्षा, फ्रेंडसन के अनुसार, फ्रेंडसन जब आया था, फ्रेंडसन ने कहा कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है।
ये सब परिभाषा है, अच्छे से याद कर लेना। ये सभी परिभाषाएं आ चुकी है एग्जाम में। सर एक विवेकानंद का बता दीजिए। विवेकानंद ये कहते हैं कि व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह हो गया शिक्षा का सामान्य अर्थ, संकुचित अर्थ, इसके व्यापक अर्थ, वास्तविक अर्थ और शिक्षा की कुछ परिभाषा है। अब देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किस प्रकार से इस दुनिया में आया और किस प्रकार से इसका विकास हुआ। अंतर्निहित यानी कि उसके अंदर जो हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन में जो है यानी कि जो कर सकता है, किसी परिस्थिति के कारण अगर वो नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास उसे ही कह सकते हैं कि जैसे कि आप चाहते हैं इस जीवन में शिक्षक बनना, आपके शिक्षक बनने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। घर, परिवार, आसपास के वातावरण, शैक्षिक पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक समस्या, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तब आप जो हो सकते हैं तो आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होनी चाहिए यानी कि इस जीवन में अगर आप वो ना कर पाए तो यह आपकी सबसे बड़ी क्या होगी, हार होगी कह सकते हैं। यानी कि जो उसमें क्वालिटी है जो होने की, जो उसकी अंतरात्मा कहती है कि मैं हो सकता हूँ, लेकिन किसी परिस्थिति के बाद वो ऐसा नहीं हो पाया तो वही उसकी सबसे बड़ी हार हो सकती है। यानी कि अंतर्निहित पूर्णता यानी कि जो वो हो सकता है अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। यानी कि शिक्षा वह है जो उसकी अंतर्निहित पूर्णता का विकास करे, यानी कि जो वो हो सकता है वो उसे बना दे। अब देखते हैं मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान को एक साथ देखेंगे। मनोविज्ञान का जन्म जो है मूलभूत से दो कारणों से हुआ था। एक था प्राकृतिक आपदाएं। मनोविज्ञान का जन्म लिखेंगे। मनोविज्ञान का जन्म पहला था प्राकृतिक आपदाएं। मनोविज्ञान के जन्म के पीछे जो कारण थी वो है प्राकृतिक आपदाएं। दूसरा जो कारण था वो था स्वप्न का विश्लेषण। या स्वप्न बस कह सकते हैं या स्वप्न का विश्लेषण लिख सकते हैं। स्वप्न है कि सपना प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है। आंधी, तूफान, बाढ़। हम चलते हैं उस समय में जब मनुष्य जंगलों में रहते थे और आदिवासी थे यानी कि आदि मानव थे। किसी भी प्रकार के समाज का उदय नहीं हुआ था और तब उनके सामने सबसे पहली समस्या थी प्राकृतिक आपदाएं यानी कि आंधी आना, तूफान आना, बाढ़ आ जाना, ये सब। तो ये प्रकृति के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने विभिन्न संप्रदायों ने, विभिन्न धर्मों ने इसे धर्म के रूप में या अपने परमात्मा के रूप में स्वीकार किया। जैसे कि नदी देवी, सूर्य देवता, अग्नि देवता, ये सब। यानी कि इसके सामने, प्रकृति के सामने वे नतमस्तक हो गए और इनको इन्होंने देवी देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके पास जो दूसरी समस्या थी स्वप्ना, यानी कि जब वे शिकार करके आते थे तब किसी न किसी प्रकार का स्वप्न देखते थे। तब वे लगातार ये चिंतन करते रहते थे कि ये स्वप्न देखने वाला कौन है और दृष्टा कौन है। तो स्वप्न के विश्लेषण के लिए ही कालांतर में मनोविज्ञान का जन्म हुआ। मनोविज्ञान को उस समय दर्शन शास्त्र का ही एक अभिन्न अंग था। 16वीं शताब्दी तक ये मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का ही अंग था। दर्शन शास्त्र जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है या श्रीमद् भागवत गीता जो वेद व्यास ने लिखी, या फिर बौद्ध धर्म ग्रंथ। सुन लीजिए उसके बाद पूछना। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अब सवाल एक बार फिर पूछिएगा। अब ये बोले कि स्वप्न के विश्लेषण में आ गए दर्शन शास्त्र। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्वप्न के विश्लेषण के लिए मनोविज्ञान का जन्म हुआ। ठीक, मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ तो प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान कोई अलग से शाखा नहीं थी, बल्कि वो दर्शन शास्त्र का ही अभिन्न अंग था। यानी कि मनोविज्ञान का जब जन्म हुआ तब वो सिर्फ दर्शन शास्त्र की ही अंग था। यानी कि मनोविज्ञान नाम से किसी भी
विषय का जन्म नहीं हुआ था। मनोविज्ञान का जो जन्म अभी देखेंगे, जैसे कि मैं ये बता रहा था कि मनोविज्ञान प्रारंभिक अवस्था में हमें किन विषयों में दिखाई देता है। दर्शन शास्त्र के जो ग्रंथ है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं कि अपने मित्रों को भी वह बात नहीं बतानी चाहिए जो आप अपने दुश्मनों से छिपाना चाहते हैं। पता नहीं कब आपका मित्र आपके दुश्मन हो जाए। इसी तरह से गीता में भी मनोविज्ञान से संबंधित बातें कही गई है कि व्यक्ति जब अब स्वयं को कर्ता न समझकर सिर्फ निमित्त मात्र समझ ले, तो व्यक्ति अपने जो है समस्याओं से जो है ऊपर उठ जाता है। यानी कि मन की उन अवस्थाओं के बारे में बात किया गया है जिसमें कालांतर में मनोविज्ञान बात करती है। यानी कि 16वीं शताब्दी तक जो स्वप्न को जानने के लिए कि मनोविज्ञान का उदय नहीं हुआ था, उस समय ये दर्शन शास्त्र का ही एक अभिन्न भाग था। दर्शन शास्त्र का मुख्य विषय है आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। आत्मा को जब हम पहली अवस्था में जानते हैं, तब हम उसे अपने मन के रूप में ही जानते हैं। मन की 3 अवस्थाएं होती है, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। चेतना को आत्मा भी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का ही एक अभिन्न अंग था 16वीं शताब्दी तक, और इसमें विभिन्न सारे जो है काम हो रहे थे, लेकिन मनोविज्ञान नाम से कोई अलग से विषय नहीं बना था। ये 19वीं शताब्दी में 1900 में ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ। ये प्रश्न आया हुआ है, मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था। शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ, ये प्रश्न आया था, तो उसका आंसर है 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान का जो है जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। तो पुराने समय में शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक अभिन्न अंग था, और दर्शन शास्त्र का मुख्य विषय क्या थे कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, यही इनके मुख्य विषय थे। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। और मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र आज भी इन्हीं विषय में लगा हुआ है कि व्यक्ति की व्यक्तिता क्या है और परमात्मा क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसकी खोज में आज भी दर्शन शास्त्र लगा हुआ है। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक नई विषय के रूप में हमारे सामने आया है। तो अभी हम देखेंगे कि मनोविज्ञान की जो है विकास किस तरह से हुआ। तो पहले मैंने बताया कि मनोविज्ञान को जो है दर्शन शास्त्र के ही जो एक विषय था, और उसे आत्मा को विज्ञान और परमात्मा के विज्ञान के अंतर्गत ही माना जाता था। पहले आप लोग लिखेंगे आत्मा का विज्ञान या मनोविज्ञान का विकास के लिए लिखेंगे। सर ये 1920 तो आता है ना सर, मनोविज्ञान का जन्म? नहीं भाई, मैं तो 1900 ही पढ़ा हूँ। 1900 और आंसर में भी लिया है, पिछले जो एग्जाम हुआ है ना उसमें 1900 ही आंसर लिया है। अर्धचेतन, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ। पहले मनोविज्ञान को कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान एक गैरिट नाम विद्वान हुए हैं, गैरिट। जैसे साइकोलॉजी शब्द है, तो उनका कहना है कि जो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। तो साइकी और लॉजी नामक 2 शब्द से बना है साइकोलॉजी। साइकी और लॉजी या लोगस, साइकी लोगस शब्द से बना है। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है विश्लेषण करना या ज्ञान प्राप्त करना या जानना। यानी कि वह विज्ञान जो आत्मा क्या है इसके बारे में अध्ययन करे या उसे जाने, ज्ञान को प्राप्त करे, उसे कहा जाता था मनोविज्ञान। यानी कि सबसे प्रारंभिक अवस्था पे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। इस विचारधारा को मानने वालों में अरस्तु और जॉन देकार्ते ये सब थे। उनका मानना था कि आत्मा क्या है, इनका रंग क्या है, रूप क्या है, ये कहाँ होता है, इसको जानना ही मनोविज्ञान है। बाद में कालांतर में आत्मा का स्वरूप किसी को पता ही नहीं चला कि आत्मा है क्या। तो कहा गया कि जो मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन नहीं करता, बल्कि ये हमारे मन का अध्ययन करता है। तो
कालांतर में इसे कहा गया है कि आत्मा मस्तिष्क का अध्ययन करता है, जिसे मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, मस्तिष्क या मन का विज्ञान माना गया। सर यहाँ पे जो आत्मा का विज्ञान कैरेट में दिया है तो उसका समर्थन करता है, वो भी तो आता होगा ना सर एग्जाम में, नहीं आता है? जैसे कि डेकार्ट वगैरह है। रूस वो सब देखाते वगैरह नहीं, यहाँ से प्रश्न इस तरह से नहीं आते। यहाँ से पिछले बार जो प्रश्न आया था वो ऐसे आया था कि ये जो 4 स्टेप में है कि मनोविज्ञान का विकास किस स्टेप में हुआ, वो सब आते हैं। और इतना डीपली पढ़ने के लिए आप लोग खुद से देखेंगे किस तरह से प्रश्न बनते हैं। इटली के पोम्पोनाजी थे, ये जो इस विचारधारा के समर्थक थे। पोम्पोनाजी एक दार्शनिक है, पोम्पोनाजी इटली के हैं पोम्पोनाजी। इनका मानना है कि जो मनोविज्ञान जो है वो हमारे मस्तिष्क का विज्ञान है, मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला। लेकिन मस्तिष्क हमारे मन की जो मस्तिष्क है एक ऐसी पेचीदी चीज है जिसके बारे में आज तक न तो वैज्ञानिकों ने पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर पाया और न ही डॉक्टरों ने। सबसे जटिल जो चीज होती है वो हमारी मस्तिष्क की कार्यविधि। तो बाद में इसे भी ठुकरा दिया गया और आगे ये मत चली कि ना तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, न ही मस्तिष्क का विज्ञान है, ये हमारे चेतना का मनोविज्ञान है। चेतना का विज्ञान है, ये मान के चले। चेतना के विज्ञान के मानने वाले थे, नाम लिखेंगे विलियम वुड्स, विलियम जेम्स, विलियम वुड्स और विलियम जेम्स। विलियम वुड्स और विलियम जेम्स। लेकिन ये जो मानने वाले लोग थे ये चेतना के संबंध में ही आपस में ही बड़े मतभेद में थे कि चेतना है क्या। चेतना से तात्पर्य हमारे चेतन मन से है कि अर्धचेतन मन से है या अवचेतन मन से है। इसमें ही इन सब में मतभेद चलता रहा और अंततः फिर माना गया कि मनोविज्ञान ना तो हमारे आत्मा को जानने वाला विज्ञान है, नहीं हमारे मस्तिष्क का विज्ञान है, नहीं चेतना का विज्ञान है। यह वस्तुतः हमारे व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और 19वीं शताब्दी तक यह मान लिया गया कि मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि फिर 19वीं शताब्दी में होने वाले जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वस्तुतः मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का अध्ययन करने वाला ही विज्ञान है। जैसे कि वाटसन का नाम लिख सकते हैं, स्किनर। स्किनर तो बात के है, इस बात का प्रबल समर्थन करने वाले थे वाटसन। वाटसन का कहना है कि मनोविज्ञान, लिखेंगे इनका कोटेशन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये मानने वाले हैं वाटसन। स्किनर का एक कोटेशन है, लिखेंगे नहीं बस सुनेंगे। मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं अथवा व्यवहार का तात्पर्य है प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियां, समय योजनाएं, क्रियाएं एवं अभिव्यक्तियां। यानी कि यह कह रहे हैं कि मनोविज्ञान जो है वो हर प्रकार से प्राणी मात्र के सभी प्रकार के व्यवहार, उनके कार्य करने की प्रणाली, इन सब का जो अध्ययन करता है वही मनोविज्ञान है। ये मत है स्किनर का। यानी कि 19वीं शताब्दी के आते आते मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मान लिया गया, ठीक है। लेकिन 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का ही एक विषय था। बाद में धीरे धीरे ये मत चली कि आत्मा का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, ये चलते रहा। फिर वुडवर्थ ने इससे संबंधित अपनी परिभाषा दी है, ये आया हुआ है कई बार। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद उन्होंने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उन्होंने अपनी चेतना का त्याग किया। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार की गई है। शुरू से बोल रहा हूँ, सबसे पहले मनोविज्ञान वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ के अनुसार सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले
मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया। फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया। उसके बाद चेतना का त्याग किया। वर्तमान में वह व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। ये परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। यानी कि मनोविज्ञान ने जिस स्वरूप में विकास किया उसी को ध्यान देते हुए उन्होंने ये परिभाषा दी थी। स्किनर का एक परिभाषा आया था बिहार टेट में, लिखेंगे मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इन्होंने व्यवहार से संबंधित एक और परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का ही विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये हो गए मनोविज्ञान का विकास और उनकी जन्म की कुछ कहानियां। अब देखते हैं कि बाद में जब 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जन्म हुआ तब इसे शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। तो बालक के व्यवहार के अध्ययन के लिए या कोई भी अधिगम करता है, किस तरह से अधिगम कर रहे हैं, इसका अध्ययन करने के लिए इसे हमारे शिक्षा में जोड़ दिया गया और फिर उसे कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि शिक्षा से संबंधित मानसिक स्थिति का जो अध्ययन करे वह कहलाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। पर लिख लेंगे यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। प्रक्रिया में ये जो मैं बता रहा हूँ ये शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। शिक्षा मनोविज्ञान का यह अर्थ है कि यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। पहली बात, यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस तरह से कालांतर में जो है मनोविज्ञान जो है शिक्षा से जुड़ गई और इसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा गया। स्किनर के अनुसार, सुनेंगे पहले और समझेंगे, लिखेंगे नहीं, मैं जहाँ लिखने वाले चीज़ हैं उनको बता दूंगा क्या चीज़ लिखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए या इसकी प्रकृति को बताते हुए स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। इनका मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पहली बात उन्होंने यह बोली थी। दूसरी ये बोली थी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है खोज और निरीक्षण के बाद, पहले खोज करेगा, निरीक्षण करेगा, उसके बाद तथ्यों का संग्रहण करेगा। तथ्यों का संग्रहण करने के बाद वो यह बताएगा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना है या शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना है। तीसरी बात उन्होंने यह बताई थी कि जब हम इन चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे फिर अपने सिद्धांतों का निर्माण कैसे करेंगे। सिद्धांतों के निर्माण करने के बाद उन्होंने बताई थी कि इन समस्याओं का निवारण जो है कैसे किया जाना है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो पहले मानव व्यवहार का अध्ययन करेगा। मानव व्यवहार का अध्ययन करने के बाद वो कुछ तथ्य और फैक्ट इकट्ठे करेगा। फैक्ट इकट्ठा करने के बाद वह यह बताएगा कि किन समस्याओं में किन प्रविधि और किन मेथड का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि समस्याओं का समाधान करने वाला विज्ञान है शिक्षा जगत में। यह मानना है स्किनर का। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान को हमारे विषय में जोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य है ये देखेंगे।
लिखेंगे इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के हम दो उद्देश्य देखेंगे, एक सामान्य उद्देश्य देखेंगे, दूसरा देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यह है कि सिद्धांतों की खोज करना और तथ्यों का संग्रहण करना। सिद्धांतों की खोज करना और तथ्यों का संग्रहण करना। व्यक्तित्व का विकास करना दूसरा उद्देश्य है इनका, व्यक्तित्व का विकास करना। विशिष्ट वाले में सामान्य उद्देश्य ही बता रहा हूँ। व्यक्तित्व का विकास करना। हाँ, व्यक्तित्व के विकास करना। तीसरी पॉइंट डाल के लिखेंगे सामान्य उद्देश्य में ही, शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना। सहायता प्रदान करना। शिक्षण विधि में सुधार करना। चौथी पॉइंट है शिक्षण विधि में सुधार करना। चौथी पॉइंट है शिक्षण विधि में सुधार करना। पांचवी पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना। यह शिक्षा मनोविज्ञान की जो है सामान्य उद्देश्य है। यानी कि सामान्य ये चीजें मान के चलते हैं कि तथ्यों समस्याओं का अध्ययन करना, तथ्य इकट्ठे करना, उन समस्याओं का समाधान करना। अब इनके साथ लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य क्या है। विशिष्ट उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य है, शार्ट में लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर अपने अनुभव को शार्ट करके लिख लेना। जैसे कि बालक का एक विकास होता है, उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, लेकिन विकास की विभिन्न अवस्थाओं में वे उनका ना तो मन मजबूत हो रहता है, ना शारीरिक रूप से, ना ही किसी भी प्रकार से वे मजबूत होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यह होता है कि बालकों का विकास करके उनके विकास को सुदृढ़ बनाना। एक शब्द में लिखेंगे सुदृढ़ बनाना, सुदृढ़ विकास करना या दृढ़ता लाना, बुद्धि में, बल में, क्षमता में, सभी में। दूसरा जो उद्देश्य है निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। शिक्षा मनोविज्ञान का यह उद्देश्य है निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। हाँ, विशिष्ट उद्देश्य है, यानी कि सामान्य बात नहीं है, निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। एक बार की बात है, पुजारी थे, पुजारी वैसे भी संत होते हैं। तो सुबह सुबह किस समय वो नहाने के लिए जाते, स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो जैसे कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत का अर्थ है मक्खन। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवय नवनीता और पर दुख द्रवय सुसंग पुनीता। यानी कि नवनीत का तो अपने ही ताप में पिघल जाता है, यानी कि मक्खन। लेकिन जो संत हृदय होते हैं वो दूसरों के ताप में या दूसरों की पीड़ा को देख के, दूसरों की समस्याओं को देख के पिघल जाते हैं। तो वो सुबह सुबह जा रहे थे स्नान करने के लिए, तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है वहाँ पानी में बहते हुए आ रही है। तब उन्होंने उस बिच्छू को निकालने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने दोनों अंजुली को ऐसे किए और उन्हें पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। तो बिच्छू की भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, उन्होंने उन्हें जोरदार डंक मारा और उनके हाथ हिले और वो बिच्छू फिर से पानी में गिर गए। फिर उस पुजारी ने, उस संत ने उसको निकालना बंद नहीं किया, दोबारा उसने प्रयास किया। दोबारा भी बिच्छू ने डंक मारा और उनके हाथ फिर से हिले और वो फिर पानी में छूट गया। ये प्रयास वो लगभग 2-3 बार करता रहा और अंत में उन्होंने उसे पानी से बाहर निकाल के जमीन में डाल दिया। ये सब एक व्यक्ति देख रहे थे। उन्होंने उनसे फिर उस पुजारी से बोला कि तुम पागल हो, ये बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रहा है और तुम उसे बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास करते ही जा रहे हो। तब उस संत ने कहा, जो अभी शिक्षा मनोविज्ञान का जो है विशिष्ट क्या है उद्देश्य है,
कि जब ये बिच्छू जो है अपना डंक मारने की सहज प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी जो सहज प्रवृत्ति है दूसरों के प्रति परोपकार की भावना वो क्यों छोड़ूं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का यही जो दूसरा उद्देश्य है कि निष्पक्ष या जीव हो या फिर वो यानी कि वो या जानवर हो या फिर इंसान, सबके पूर्ण सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना ये इनका मुख्य उद्देश्य है। आगे लिखेंगे शिक्षा के स्तर और उद्देश्य को निश्चित करना। शिक्षा के उद्देश्य इस तरह से कहानी बताते हुए चलूंगा, मस्त 1 महीने में खत्म हो गया, लेकिन ऐसा करना नहीं है। शिक्षा के स्तर और उद्देश्य को निश्चित करना है, क्योंकि पहला उद्देश्य है आप लोगों को अच्छे से कंटेंट मिल जाए, फिर आप उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। शिक्षा के स्तर और उद्देश्य को निश्चित करना इनका मुख्य विशिष्ट उद्देश्य है। शिक्षा के स्तर और उद्देश्य को निश्चित करना तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है, क्योंकि किसी भी अगर पाठ्यक्रम निश्चित ही ना रहे तब समस्या रहेगी कि आपको बीए में क्या पढ़ना है, बीएससी में क्या पढ़ना है, तो उसके उद्देश्य को निश्चित कर देता है शिक्षा मनोविज्ञान। सामाजिक संबंधों के महत्व को हमारे सामने लाता है। सामाजिक संबंधों के महत्व को समझने में सहायक कैसे लिखेंगे? सामाजिक संबंधों के महत्व को समझने में सहायक, सामाजिक संबंधों के महत्व को समझने में सहायक। ये शिक्षा के कुछ विशिष्ट उद्देश्य हो गए, और लिख लेंगे। शिक्षक और छात्र के व्यवहार की व्याख्या करना इनका विशिष्ट उद्देश्य है। शिक्षक और छात्र के व्यवहार का अध्ययन करना। अब हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में बातें करते हुए आर्चर ने कहा था कि जब भी मैं किसी पुस्तक मनोविज्ञान की किसी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कैसे एक करके भागने लगे, वो गए क्या अभी से? आज तो पहला दिन है, अरे बाप आप लोग मुझे परेशान किए। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पर बातें करते हुए आर्चर ने कहा था, आर्चर विद्वान का नाम है आर्चर, बस इसकी बातें सुनेंगे और मजा लेंगे, लिखेंगे नहीं। इन्होंने यह कहा था कि यह बात उल्लेखनीय है कि जब भी मैं कोई शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी पुस्तक उठाता हूँ तब उसकी विषय सामग्री क्या होगी ये सोचते ही रहता हूँ कि इसमें क्या विषय होंगे। यानी कि जितनी भी शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकें हैं उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्र दिए होते हैं, उनका ये मानना था। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र निश्चित नहीं है, बहुत बृहद है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कुछ कुछ जो पॉइंट्स है हम लोग उसमें डायग्राम बना के लिखेंगे आप लोग, ताकि आपको पता रहे कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहुँच कहाँ तक है, वो कहाँ तक अध्ययन करता है। पहले बीच में आप लोग लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान पूरा लिखेंगे ना, मेरी तरह शॉर्टकट नहीं करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र पहला है कि मानव का विकास करना। मानव विकास से संबंधित जितने भी अध्ययन होते हैं कि मानव की किस तरह उनका शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, इसका अध्ययन करना इनका एक क्षेत्र है। मानव विकास साथ में ऐसे लिखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, राम कृष्ण जैसा नहीं है और कृष्ण राम जैसा नहीं है। इनका अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक विषय है। उपनिषद में कहा गया है ना कि अहम एको द्वितीयो न भवति न भूतो न भविष्यति, मैं जैसा हूँ वैसा मैं ही हूँ। तीसरी की बात है अधिगम। अधिगम का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सीखना, लर्निंग। व्यक्ति किस तरह से सीख रहा है, उसकी सीखने की गति तीव्र है या मंद है तो क्यों है, तीव्र है तो क्यों है, इसका सब अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। डायग्राम बनाते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रयोग। बहुत सारे प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में हुए हैं। बुद्धि मापी कैसे जा सकती है और बुद्धि का विकास कैसे होता है, ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग किसके अंतर्गत आते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में।
लिखेंगे पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की योग्यता एवं क्षमता अनुसार किया जाता है। 5वीं क्लास के लिए निर्धारित है कि उसको कहाँ तक की गणित देनी है। 8वीं क्लास में ये निर्धारित है कि उस वर्ग के बालकों के जो है बौद्धिक क्षमता किस तरह से विकास हो सकता है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया है कि किस उम्र में बालकों की मानसिक क्षमता कितनी होती है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान का ही काम है। मापन तथा मूल्यांकन, किस तरह से मापन तथा मूल्यांकन किया जाना है, बालक की बौद्धिक क्षमता किस तरह से हुई है और उसको मूल्यांकन हम सही तरह से कैसे कर सकते हैं, ये सब किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। इंग्लिश पढ़ेंगे। पढ़ेंगे इंग्लिश में। कितने टाइम में? मैं तो आज 2-3 घंटे पढ़ाने का सोच के आया हूँ। पहले पूछ लीजिए बैठ पाएंगे कि नहीं। इंग्लिश में रिकॉर्ड कर देना। अभी कहीं मत जाओ, सर पढ़ाएंगे। इंग्लिश तो वहाँ से आ जाएगा शायद। पता नहीं था। तो हम लोग इसमें भी बैठे उसमें भी बैठे, कैसे बैठे? मैं तो कमर कस के आया हूँ कि 7 दिन में खत्म करेंगे सिलेबस। तो हम भी आप हैं समझो। उसमें। धीरे-धीरे पढ़ते रहे, क्वेश्चन सॉल्व आप लोग लास्ट अपना time लिखेंगे। manage कीजिए। ठीक है, यहीं बैठा दूंगा। लास्ट इसमें लिखेंगे यही बैठे। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में लिखेंगे अध्ययन की विधियां। प्रत्येक बालक की सीखने की जो है क्षमता अलग होती है। व्यक्ति की विभिन्नता के अनुसार अध्ययन की अलग अलग विधियां होती है। किसी एक ही विधि से आप सभी छात्रों को नहीं सिखा सकते, यानी कि एक ही डंडे से आप सभी व्यक्तियों को नहीं हाँक सकते। सबके सीखने लर्निंग करने की क्षमता अलग अलग होती है, सीखने का ढंग अलग होता है। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है। क्या क्या? मानव विकास, व्यक्ति की विभिन्नता, अधिगम, मनोवैज्ञानिक प्रयोग, पाठ्यक्रम निर्धारण, मापन, मूल्यांकन, अध्ययन की विभिन्न विधियां। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। और इसके बाद देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्या क्या हो गया, क्षेत्र हो गए। अब देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में किए जाने वाले विभिन्न प्रयोग। इनके प्रयोग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आत्मनिष्ठ पद्धतियां और दूसरी है वस्तुनिष्ठ पद्धतियां। आत्मनिष्ठ पद्धतियां और वस्तुनिष्ठ पद्धतियां, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, इनको ध्यान से देखेंगे और लिखते हुए चलेंगे। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो विधियां जिनका जन्म हुआ और जिनका शिक्षा में प्रयोग किया जाता है वो देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। सर यहाँ पे आत्मनिष्ठ पद्धतियाँ एवं वस्तुनिष्ठ क्या सर हेडिंग क्या है? अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसका हाँ। रुकेगा ना? ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमारा तो सेंड हो जाएगा। अब टाइमिंग सर के बारे अगर में टाइमिंग के क्लास लेनी है तो या तो फिर मैराथन जैसे ले रहे हैं तो या तो फिर सैटरडे को पूरा ले लीजिए या फिर संडे को पूरा ले लीजिए, ताकि किसी को लॉस ना हो। नहीं है मैराथन क्लास, लेकिन 2-3 घंटे अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी लॉस हो रहा है, उनका भी लॉस हो रहा है। ये तो हमारे लिए लेक्चर लोग के लिए स्पेशल क्लास है, तो फिर हम लोग क्लास हो जाएगा। तो टाइमिंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। टाइमिंग को तो पहले वो लोग क्लियर तय करना करेंगे। पड़ेगा कि इस टाइम में कोई क्लास ना होगा कि दूसरी क्लास। सर मॉर्निंग में 8 बजे से 8 से 10। मुझे हड़बड़ी हो जाएगा फिर मुझसे। इधर हम लोग 8 से 10 फिर हम सा- लोग पढ़ते हैं। शाम को सर बायोलॉजी वाले भी बैठे हैं यहाँ, मैथ्स वाले बैठे हैं, केमिस्ट्री, इंग्लिश सारे बैठे हैं। नहीं तो सर बोले हैं ये कई राउंड चलेगा, तो जिसको जो करना है मतलब अभी सीडीपी तो वो कर सकते हैं, ऐसा बोले थे सर। थोड़ी ना कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ी ना फिर नहीं नहीं चलेगा बोले हैं, और क्यों है एक क्लास में नहीं आ पाएंगे ना सब, तो और बार-बार नहीं चलाएंगे। लेकिन बताओ जिसको जो प्रॉब्लम है ना सर कोई बोलिए तो सर क्या हम लोग करेगा? बोल चुके हैं, कल भैया बोले नहीं, थे, एक दिन सर तक तो खुद नहीं बोले होगा थे कि मैं कि 30 तारीख के जो बाद भी डेट मैनेजर को दूंगा, बोलो ना। लेकिन सडनली ग्रुप में मैसेज आया, मैं मनीष भैया को बोली भी आप ठीक है सीडीपी का करवा रहे हैं, हमारे इधर का क्लास को हटाइएगा नहीं ऐसे करके, तो बोले ठीक है और देख लीजिए अब क्या हो रहा है। ये गलत है ना, मैनेज करें ना अपना टाइम को, मैनेजमेंट सही है भाई, हमारा भी लॉस ना हो। पैसा तो सब नहीं और उसका रात को नहीं आना। आप लोग हड़बड़ी नहीं, देखो अभी एग्जाम का डेट आया नहीं है, आप लोग इतने ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। हाँ तो उस टाइम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना, मुझे जिस समय में बुलाते हैं आ जाता है। सर मॉर्निंग में ले लीजिए ना।
मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा भाई मेरे से। और कब इवनिंग में दे सकता हूँ समय। हाँ इवनिंग में कर दीजिए इवनिंग में सब खाली रहते हैं। सबका सीधे लेक्चरर का हाँ सबको सीधे लेक्चरर का क्लास रहता है। सब यही रहते हैं। मनीष भैया के आने के बाद ना जैसे मिलके या तो सैटरडे संडे को तो करेंगे हम ना, लोग को तो ये चीज ठीक है सैटरडे संडे को करेंगे तो किसी का नहीं हुआ है ना। क्योंकि सिर्फ 2 या 3 लोगों के चक्कर में सर बाकी सारे लेक्चरर वाले इंग्लिश वाले अब चले गए, पहले मैथ्स वाले लोग, पहले दूसरे वाले लोग गए थे, अब इंग्लिश वाले गए हैं। ऐसे ऐसे करके सब अपना अपना क्लास के टाइम पे चले जाएंगे, कौन पढ़ेगा? है अभी इंग्लिश वालों का इंग्लिश लेक्चरर वाले लोग का हम लोग का मैथ्स चलता है, इंग्लिश चलता है, मैथ चलता रहता है इस टाइम पे हम लोग। अभी ये बताइए मुझे क्या करना है? अध्ययन की विधियां पढ़ाऊं? पढ़ाइए सर आप पढ़ा दीजिए, आपको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा दीजिए हमको क्या दोबारा नेक्स्ट बेच में पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा अभी तक चल रहा था प्रस्तावना, ठीक है। अब ये मुख्य विषय है अध्ययन की विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां लिखेंगे। विधियां विधियां सर प्रयोग बोल रहे थे। हाँ यही तो विधियां तो प्रयोग अच्छा है। अच्छा सॉरी। शिक्षा मनोविज्ञान में ये विधियां इसीलिए लाई गई क्योंकि बालक अलग अलग तरह की विधियां है जिसे हम प्रबंध कर देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में विधियां को इसलिए शामिल की गई क्योंकि विधियों से हम यह जान सकते हैं कि किस प्रकार के बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसमें बहुत तरह की विधियां हैं और विधियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है आत्मनिष्ठ पद्धति और दूसरी है वस्तुनिष्ठ पद्धति। आत्मनिष्ठ पद्धति से तात्पर्य है जिसमें हम स्वयं के बारे में स्वयं का ही आकलन करते हैं, उसे कहा गया है आत्मनिष्ठ पद्धति। और वस्तुनिष्ठ पद्धति से तात्पर्य है कि हम दूसरे के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, उसे कही गई है वस्तुनिष्ठ पद्धति या विधियां। ठीक है, लिख लेंगे, इसमें आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिष्ठ के विषय में लिखेंगे आत्मनिष्ठ विधि को। पहले अध्ययन की जो विधियां है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है पहला आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि। बीएड की क्लास में आप लोग ये पढ़े होंगे, मोस्ट आईएमपी चैप्टर थे बीएड में। आत्मनिष्ठ पद्धति को अंग्रेजी में कहा जाता है सब्जेक्टिव मेथड, अंग्रेजी में भी लिख लेंगे सब्जेक्टिव मेथड। और वस्तुनिष्ठ को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव मेथड। ये है ऑब्जेक्टिव और वह है सब्जेक्टिव। आत्मनिष्ठ विधि और है वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, आत्मनिधि एक बार फिर से बता दूं, आत्मनिष्ठ विधि से तात्पर्य है स्वयं के बारे में, स्वयं के विषय में ही आकलन या प्रयोग करना, ये सब आते हैं आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत। और वस्तुनिष्ठ विधि में आते हैं दूसरों के बारे में, जब हम अध्ययन करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस पर विधियां लागू करते हैं, वो सब आएंगे वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत। मुख्य रूप से 2 ही विधि आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, उनका नाम लिख लेंगे कौन कौन सी विधि है जो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। पहला है आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। और दूसरा है गाथा, जिसे क्या कहा जाता है, उसको गाथा वर्णन विधि, गाथा वर्णन विधि। ये जो विधियां है ये आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, और जो विभिन्न अन्य विधियां आएंगी वे सब आते हैं वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत। पहले हम देखेंगे आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि, उसके बाद वस्तुनिष्ठ जो विधियां हैं उनको एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ विधि में सबसे पहली जो विधि है वह है आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि, इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है लिखेंगे इसमें। इसको कहा जाता है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन यानी कि स्वयं के बारे में देखना, अंतर्दर्शन। स्वयं के मस्तिष्क द्वारा स्वयं के विषय में निरीक्षण करना, इसे कहा जाता है आत्मनिरीक्षण विधि। जैसे किसी दिन आप अपने घर के कोने में बैठ जाए, आपका पड़ोसी आपको गाली दे कि इस समाज में इस
आस पड़ोस में तुम जैसी गंदी औरत कोई नहीं है, गंदा पुरुष कौन है, सॉरी कोई नहीं है, ऐसा करके गाली देते हैं। फिर किसी कोने का आचार में बैठ के आप निरीक्षण करके देखें क्या सच में मैं ऐसी हूँ। ये कहलाएगा आत्मनिरीक्षण करें, स्वयं के बारे में, स्वयं के मस्तिष्क से स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करना। क्या मैं सच में, अगर कोई आपको बोल दे कि तुम जैसा गुणवान व्यक्ति कोई नहीं है, तो आप किसी कोने में जाके बस हंसते हुए सोचते रहे, अच्छा मैं ही हूँ ऐसा ऐसा करके। तो ये क्या है, आत्मनिरीक्षण है, स्वयं के बारे में जांचना कि क्या मैं ऐसा हूँ। इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। एक ही लाइन में, मस्तिष्क के द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। सभी लोग लिखेंगे ना, प्रश्न में आता है कि किस विधि की विशेषता है। मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, जो मोस्ट है उसको बस लिखवाऊंगा। लाक का एक कथन है इसमें, लाक एक विद्वान है मनोवैज्ञानिक, उनका कथन है, और यही इनका कथन है ना, मस्तिष्क के द्वारा स्वयं के क्रियाओं का निरीक्षण, ये लाक का कथन है। और यही इनकी परिभाषा कह सकते हैं, विश्लेषण कह सकते हैं या अर्थ कह सकते हैं। स्वयं के द्वारा स्वयं के विषय में ही निरीक्षण करना। लाक, लाक ताला वाला लाक, ठीक है। लाक मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण या अध्ययन, यानी कि स्वयं में अपने आप को देखना कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। स्वयं के बारे में विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, ये कहलाता है आत्मनिरीक्षण विधि। इनकी कुछ गुण लिखेंगे, इस विधि के क्या क्या गुण हैं, और उसके बाद गुण को देखने के बाद हम इसके दोष को देखेंगे। पहला जो है, मनोविज्ञान के ज्ञान में ये वृद्धि करता है। मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि करता है, यानी कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, या स्वयं के बारे में, अपने मन के बारे में हम अधिक से अधिक जान पाएंगे तब जब हम सब अपने बारे में निरीक्षण करेंगे, जानेंगे कि मैं हूं क्या। तो इससे इसमें वृद्धि होती है। दूसरी इसकी विशेषता है, ये अन्य विधियों में सहायक होता है। जैसे कि हम अन्य विधि और पढ़ेंगे तो लास्ट में समझ आएगा कि कैसे सहायक होता है। अन्य विधियों में सहायक, जैसे प्रयोग की कई विधियां हैं, तो उन विधियों में सहायता प्रदान करता है कि जब हम अब स्वयं को जान लेंगे, स्वयं के मन का विश्लेषण कर लेंगे, तो व्यक्ति की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां है वो लगभग एक जैसी होती है। अगर किसी बात का मुझे बुरा लगता है तो आपको भी उसी बात का बुरा ही लगेगा। अगर किसी बात से मैं खुश होता हूँ तो आप भी उस बात से खुश होंगे। तो अन्य विधियों में सहायक होता है। जब हम स्वयं को जान पाएंगे तो दूसरों के भी विचारों को आसानी से समझ पाएंगे। तो अन्य विधियों में सहायक होता है। दो विशेषताएं हो गई। तीसरी जो विशेषता है इनकी, हाँ विशेषता या गुण कह सकते हैं, किसी भी यंत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। यंत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। अपने मन को देखना है, खाली किसी किनारे में बैठ के देखते रहे कि मैं कैसा हूँ, तो किसी यंत्र व सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ना ही प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। अपने मन पे कैसे प्रयोग करोगे? लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं होती। यंत्र, सामग्री, उपकरण, या इसी में लिख लेंगे उपकरण या प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं। प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं। ये सब ये जो विधि है आत्मनिरीक्षण की विधि, इनकी विशेषता या गुण है। पहली क्या विशेषता है? मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। स्वयं के बारे में जान पाते हैं कि मैं अच्छा हूँ या बुरा। अन्य विधियों में सहायक होती है, अन्य विधियों को समझने में, क्योंकि स्वयं को समझेंगे तो दूसरों को भी समझ पाएंगे। किसी भी प्रकार के यंत्र, सामग्री, उपकरण, प्रयोगशाला, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ना ही एक बहुत खर्चीली है। आप अपने बारे में सोचेंगे इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। इसके अब कुछ दोष है, दोष लिखेंगे। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। पहली सबसे बड़ी इसकी जो कमी है, वैज्ञानिकता का अभाव होता है। आत्मनिरीक्षण विधि से हम स्वयं का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं के ही मन का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन इसमें वैज्ञानिकता नहीं है। हम अपने बारे में सोच रहे तो अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, क्यों बुरा सोचेंगे? इसमें किसी भी प्रकार की वैज्ञानिकता नहीं होती। दूसरी इसकी जो विशेषता है, सॉरी दोष है, और दूसरी इसका यह है ध्यान का विभाजन होता है। ध्यान का विभाजन, जैसे
ध्यान के विभाजन में मन के बारे में, मन को देखने वाला कौन है? मन ही है। मन के किसी भाव को जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे, वो वहाँ जो भाव है वहाँ से तिरोहित हो जाता है, यानी कि हट जाता है और बना नहीं रहेगा। जैसे कि आपके मन में आया क्रोध, आप अपने मन के क्रोध का विश्लेषण कर रहे हैं कि मुझे क्रोध क्यों आता है, फिर क्रोध वहाँ ठहरेगा नहीं, क्रोध वहाँ से चला जाएगा। अब आपके मन में किसी के प्रति प्रेम आए, अब आप प्रेम को देखना शुरू कर दें कि मेरे अंदर प्रेम आ रहा है, तो प्रेम हट जाएगा, आप देखना शुरू हो जाएगा। तो मन को देखने वाला मन ही है, इसलिए क्या होता है? ध्यान का विभाजन हो जाता है। आगे इनके दोष लिखेंगे, क्या दोष है इस विधि की? असामान्य व्यक्ति व बालकों के लिए अनुपयुक्त है। अगर जैसे कोई आदमी पागल है, जिसकी बुद्धि बहुत कमजोर है, या छोटा सा बालक है, वो स्वयं के बारे में कैसे जान पाएगा? ये तो मतलब सामान्य व्यक्तियों के लिए है, यानी कि असामान्य व्यक्ति व बालकों के लिए जो विधि होती है वो अनुपयुक्त होती है। क्या एक बार और बोलना है, ये असामान्य व्यक्ति व बालकों के लिए अनुपयुक्त होता है। अनुपयुक्त, उपयुक्त का जस्ट उल्टा अनुपयुक्त। यानी कि ये जो विधि है आत्मनिरीक्षण विधि, केवल सामान्य व्यक्ति के लिए है। असामान्य व्यक्ति जो पागल है वो आत्मनिरीक्षण कैसे करेगा? ठीक है, न तो छोटा सा बच्चा अपना आत्मनिरीक्षण कर पाएगा। इसकी और गुण दोष है, वो है मस्तिष्क की वास्तविक दशा का हमें ज्ञान नहीं हो पाता। मस्तिष्क की वास्तविक दशा का हमें ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि हम खुद का ही खुद विश्लेषण नहीं कर पाते। इसलिए है जो वास्तविक दशा है, हम अपने बारे में स्व आकलन अच्छे से नहीं कर पाते, ये इनकी दोष है। इसके बाद देखेंगे गाथा वर्णन विधि। ये गाथा वर्णन विधि भी आत्मनिष्ठ विधि है। गाथा वर्णन विधि इसको बीएड में हम लोग पढ़े, जैसे कि कुछ कुछ जो विधियां है उसको इंग्लिश में दिया था, और गाथा करके ठीक है, बताते चलूंगा। गाथा वर्णन विधि में होता क्या है ये पहले देखेंगे। गाथा वर्णन पद्धति में क्या होता है कि जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं, पूर्व अनुभव के संबंध में ही, जैसे कि आपके साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या हुआ हो, आप कोई साक्षात करके या फिर उस समस्या के बारे में अध्ययन करना चाहता है, तो गाथा वर्णन पद्धति में उस विषय से संबंधित आपको जो पूरे हिस्टोरिकल आपके साथ हुआ है, ऐतिहासिक रूप से आपको बताने हैं कि क्या क्या चीज़ हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इस पद्धति की जो मुख्य इससे जो दोष है वो ये है कि जो बताना रहता है, हम कुछ कुछ चीज़ें जो है छूट जाती है, या वास्तविक रूप से वो चीज़ें याद नहीं रह पाती। ये जो मतलब विधि है, इनके मुख्य दोष है। इसमें लिखेंगे पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना। व्यवहार का लेखा तैयार करना। मोबाइल पर रखो। यानी कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हुआ है उसके संबंध में जो हम स्वयं के द्वारा लिख कर बताकर जो लेखा तैयार करते हैं उसे गाथा वर्णन पद्धति कहा जाता है। गाथा वर्णन पद्धति की जो ये कम खर्चीली है, इसमें किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी जो इसकी दोष है ये यही है कि जो है चीज़ें हम वास्तविक स्वरूप में याद नहीं रख पाते। 10 साल पहले कुछ घटनाएं घटी है, तो गाथा वर्णन विधि से अगर उसको जानना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है मिस हो जाएगी, छूट जाएगी, या हम कुछ अपने से उसमें ऐड करके बता देंगे। व्यक्ति अपने व्यक्ति गुण के अनुसार उसमें कुछ अपने ओर से जोड़ देता है। ये सब उनके दोष है। ये मुख्य रूप से दो ही है आत्मनिष्ठ पद्धति में। पहला है आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा है गाथा वर्णन विधि। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ पद्धति में सबसे पहला है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में क्या है? हाँ,
गाथा वर्णन उतना ही है उनका, गाथा वर्णन पद्धति लिखेंगे और जो एक लाइन बताया ना, पूर्व अनुभव या लेखा तैयार करना, इसमें बस वही किया जाता है और इनकी विशेषता और जो दोष है उनको याद रखना है। नहीं याद होगा तो लिख लीजिए, इसलिए लिखेंगे इसमें। गाथा वर्णन पद्धति में क्या किया जाता है, गाथा वर्णन पद्धति में ही लिखेंगे, पूर्व अनुभव का लेखा तैयार किया जाता है, इतना हुआ, ठीक है। इसके दोष लिखेंगे, दोष ज्यादा है इसमें, क्योंकि जो गुण है वो तो वही सब गुण आ जाएंगे जो आत्मनिरीक्षण विधिया में थी, ठीक है। दोष इसकी ये है कि हम पुराने चीजों को पुनः स्मरण नहीं कर पाते, पहला दोष है, चीजों को पुनः स्मरण नहीं कर पाते, यानी कि कुछ बातों को भूल जाते हैं और कुछ नई चीजें अपने ओर से जोड़ देते हैं। जैसे कि 1947 में आज़ादी के समय अगर कोई आदमी वृद्ध बचा हुआ हो, अगर उनसे पूछेंगे कि बाबा तो जब समय में कहा इसका, फिर अपने तरफ से वो कहानी जोड़ जोड़ के बताएगा, हमारे समय में तो इतना अतका झाड़ पड़ा ऐसे करके, यानी कि अपने तरफ से उस चीज़ों को भूल जाते हैं और उसको कुछ कुछ नई चीज़ें जोड़ देते हैं, ये इसकी मुख्य दोष है। अब वस्तुनिष्ठ पद्धति में देखेंगे प्रयोगात्मक विधि, इसकी गुण दोष, जो सभी विधियां हैं, आपको सभी विधियों में गुण दोष देखने को नहीं मिलेगा, कुछ विधियों को सिर्फ 60 में देखेंगे। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि पूर्व निर्धारित दशाओं में, एक शब्द में लिखेंगे, पूर्व निर्धारित दशाओं में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार के अध्ययन किया जाता है। इसमें होता क्या है, कोई एक प्रयोगशाला होगा, प्रयोगशाला में जो है ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसलिए इसका नाम है प्रयोगात्मक विधि। इसमें एक निश्चित वातावरण होता है, यानी कि पूर्व निर्धारित दशा होती है, उसमें ही एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक विधि है। इसके पहले आप हम लोग गुण देख लेते हैं, गुण देखने के बाद दोष देखेंगे, ये सब देखने के बाद जो है प्रयोगात्मक विधि जो है क्लियर हो जाएगी। पहली जो इसकी गुण है वो ये है कि एक वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य है, आप पाइन बस लिखेंगे और जो उसकी व्याख्या एक्सप्लेन को सुनेंगे। वैज्ञानिक विधि इसलिए है क्योंकि अगर कोई प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, अगर वही प्रयोग दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा एक ही रहेगा, यानी कि वैज्ञानिकता है इसमें, उसे सिद्ध किया जा सकता है। तो पहली विशेषता इसकी यही है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरी विशेषता यह है कि इनकी निष्कर्षों को जांचना संभव है, निष्कर्षों को जांचना संभव है। यानी कि जो प्रयोग किए जाते हैं, अगर प्रयोग एक बार सफल हुआ तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी सफल ही होगा, यानी कि इसके एक बार जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको दूसरे व्यक्ति आसानी से इसकी जांच परख कर सकता है, सत्यता की जांच कर सकता है। तीसरी विशेषता यह है, इसमें विश्वसनीयता होती है, विश्वसनीय निष्कर्ष होते हैं। विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि आपके जेब में 10 रुपये पड़ा है, कहीं गिर जाए तो आपका बगल के मित्र उठा के दे दे, ये ले दोस्त आपको 10 रुपये। आपके 2-2 हज़ार की 5 नोट गिर जाए, फिर भी आपका दोस्त आपको उठा के दे दे, ये दोस्त, आप कहेंगे कि मेरा दोस्त विश्वसनीय है। यानी कि परिस्थिति बदलने पर उनके जो है गुण या विचार या आचरण नहीं बदला। या जिस तरह से आप परीक्षा में लिखते हैं, परीक्षा में लिखने के बाद आपके जो पसंदीदा टीचर होते हैं, अच्छा ये फलाना का उत्तर पुस्तिक है तो उसको 2 नंबर ज़्यादा, अच्छा ये बहुत डिस्टर्ब करता है इसको 2 नंबर कम। लेकिन जो OMR में होता है रिजल्ट, ऑप्टिकल मार्क वाला, उसमें चाहे बच्चा गधा हो, चाहे होशियार, चाहे दिखने में अच्छा हो या चाहे बुरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मशीन अपने काम से अपने हिसाब से काम करेगा। जो उसमें लगाया गया है टिप, तो क्या होती है, विश्वसनीय होती है, वो व्यक्ति की व्यक्तिगता के अनुसार उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रयोगात्मक विधि की यही विशेषता है कि विश्वसनीय होते हैं रिजल्ट, यानी कि व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार ये बदलते नहीं। आगे इसकी विशेषता है, शिक्षा संबंधी समस्याओं का इसमें समाधान किया जा सकता है।
शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मनोविज्ञान में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, स्किनर का, थार्नडाइक का, ये सारे प्रयोग उन्होंने विभिन्न जानवरों पे किए और एक एक्सपेरिमेंट किए। इनका उद्देश्य ही था कि शिक्षा के संबंध में नई नई पद्धतियों का विकास कर सके। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। अब इनके दोष देखेंगे। पहला दोष ये है कि प्रयोग में कृत्रिमता आ जाती है, बनावटीपन, आर्टिफिशियल। प्रयोग में कृत्रिमता स्वाभाविक है। जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसके व्यवहार अचानक से बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कृत्रिमता आ ही जाती है। इसकी पहला दोष ये है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा जो दोष है इनका, कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण। कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण असंभव व अनुचित। कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण असंभव व अनुचित। क्या लिखे? कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण व असंभव व अनुचित। यानी कि एक तो हम जो परिस्थिति है उसको कृत्रिम रूप से निर्मित कर रहे हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति पर क्रोध की दशाओं का हमें अध्ययन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। अब उसको लेबोरेटरी में ले आए कि आपके हम क्रोध पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो पहले तो उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति वो बदल जाएगी, वो क्रोध कम करेगा, बच के करेगा। अगर हम उसमें उसको जबरन अगर क्रोध दिलाए, गुस्सा दिलाए, तो ये क्या है, अस्वाभाविक है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और क्या है, अनुचित है। किसी के को अगर हम प्रयोग ईगो पर या फिर उसके अहंकार पर, क्रोध पर या विभिन्न मानसिक दशाओं पर का विश्लेषण कर रहे हैं और जबरन उसे ना चाहते हुए भी वो चीज़ दिला रहे हैं, तो ये अनुचित है। और जैसे ही उसमें करने की कोशिश करेंगे उसमें क्या आ जाएगी, स्वाभाविकता नहीं रहेगी, कृत्रिमता आ जाएगी। तीसरी जो इसके दोष है वो प्रयोज्य का सहयोग लेना बड़ा कठिन काम होता है। लिखेंगे इसमें, प्रयोज्य का सहयोग लेना, सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। प्रयोज्य यानी कि जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। जैसे कि बहुत से प्रयोग किए जाते हो गए ना, प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। जैसे कि बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और समूहों में किए जाते हैं, तो उनका जो है सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता। वैज्ञानिक या जो प्रयोग करता है वो प्रयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेगा, लेकिन जो प्रयोज्य करता है, हम बीएड में भी हम लोग लेके आते थे प्रयोग कराने के लिए, उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता था। उन लोगों को जबरन के लिए बताते थे कि आप लोगों को वहाँ नाश्ता मिलेगा, चलो ना ऐसा करके। हम लोगों को एक्सपेरिमेंट कराने थे उन पर, हम लोगों का काम था, हम लोगों को नंबर मिलने थे, लेकिन उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। जबरन पकड़ के लाते थे, रुक ना भाई 1 घंटा और, ऐसा करके। तो जब उन लोगों का सहयोग प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है और प्लस वो निरस रहते इस विषय में, यानी कि रिजल्ट चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, यानी कि सहयोग वे देने से थोड़ा से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इनके लाभ हानि गुण दोष से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। आगे इनके दोष लिखेंगे, प्रयोज्य की मानसिक दशा का ज्ञान असंभव। अब कैसे पता करेंगे कि किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर वो अपने संवेगों का दमन कर ले, तब हम उसकी वास्तविक मानसिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करना असंभव। ये लिखेंगे, वास्तविक मानसिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करना असंभव। ये सब इनके दोष है और कुछ गुण हैं, लेकिन सारे गुण और दोषों को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान की जितनी भी विधियां हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि प्रयोगात्मक विधि को ही मानी गई। ठीक है, ये प्रश्न आता है कि सारे गुण एवं दोषों को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि प्रयोगात्मक विधि को ही मानी गई है। स्किनर का मत है, हाँ यानी सारे गुणों और दोषों को ध्यान में रखते हुए इसे मनोविज्ञान की सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छी विधि माना गया है।
स्किनर का मत है कि कुछ विद्वानों के अनुसार क्या लिखे, कुछ विद्वानों के अनुसार प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि माना जाता है। बहुधा सर्वोत्तम विधि माना जाता है। अब कुछ विधि आप कल देखेंगे, और कल देखने के पहले का आप लोग पहले निष्कर्ष निकाल लीजिए कि पढ़ना कब से है, कितने समय से है, और क्या क्या पढ़ना है, और किस स्पीड में सर पढ़ना है। आप डेली 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, फिर हम मैनेज करेंगे उधर का टाइम बताइए। जैसे आप 11:30 बजे से ये पढ़ा रहे बताइए हैं, कि 1 बजे कितने लोगों को 1 दिसंबर से पढ़ने में परेशानी है? कितने लोगों को 1 दिसंबर से क्लास होकर के परेशानी है? 1 दिसंबर से क्यों सर? सर अभी पढ़ लीजिए। आज से क्लास इतना ही, इन लोगों को बाय बाय।